स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमने क्या देखा था भाई, पिछले वीडियो में हमने देखा अध्याय 3 का जो बायोलॉजी है क्लास 12 की, तो उसमें हम पार्ट 2 देख चुके थे। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि भाई ये बताओ कि जो नर जनन अंग होता था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता था, उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। तो दो, कौन कौन से? एक प्राथमिक लैंगिक अंग था, दूसरा क्या था, द्वितीय क्या सहायक लैंगिक अंग। तो इस प्रकार हमने देखा था। तो भाई जब ये आता था कि बताओ भाई कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे बताओ भाई। तो हमने देखा कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग था उसे किसे माना गया है, टेस्टिस को। मतलब जिसमें शुक्राणु का निर्माण हो या युग्मक का निर्माण हो, उसे प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाए। अब मादा में क्या होता है और नर में क्या होता है, तो इस सब को हम देखेंगे। तो हमने देखा कि नर में जो प्राथमिक लैंगिक अंग था वो क्या था, वो वृषण था। तो वृषण से ही, टेस्टिस से ही क्या निकलता था कि भाई वो निकलता था कि उसमें युग्मक टेस्टिस से निकलता था। इसीलिए टेस्टिस को क्या माना गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। जब भाई प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है, तो अब क्या होता है कि अब द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग क्या होता है कि हमने बताया कि द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं, बस। मतलब जो जनन में थोड़ा सा सहायता करें उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। तो भाई हमने ये बताया। तो अब अगला हम ये जानेंगे कि मादा जनन अंग क्या होता है, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो देखो सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने देखा कि नर जनन अंग क्या होते हैं, हाँ उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो। एक क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग होता है। तो इस प्रकार को हमने देखा। तो अब हम देखेंगे भाई मादा जनन अंग क्या होता है। मादा जनन अंग, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, मादा जनन अंग। तो भाई मादा जनन अंग क्या होते हैं, देखो सेम एज इट इज हमको वैसे ही पढ़ना है। मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब इसमें क्या लिखना भाई, हमने क्या बताया कि उसमें दो प्रकार के होते थे, किसमें, नर में। तो अब इसी में भी दो प्रकार का होगा भाई, हाँ इसमें कोई भी बात नहीं है, जैसे उसमें था ऐसे इसमें भी होगा। तो हमने क्या बताया, प्राथमिक लैंगिक अंग बताए थे, क्या प्राथमिक लैंगिक अंग बताए थे। तो हम क्या बताए थे, प्राथमिक लैंगिक अंग। देखो भाई प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, क्या प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या बताए थे, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। देखो भाई ये वो लैंगिक अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। और प्राथमिक वाले में क्या होता है कि जिसमें युग्मक का निर्माण हो। अब युग्मक का किस में निर्माण हो रहा है, उसी को हम प्राथमिक लैंगिक अंग कह देंगे। बस इसी दो चीज़ को आपको समझना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन लिख लीजिएगा आप इंग्लिश में। तो भाई अब हमने ये बताया, फिर उसके बाद अब ये बताया कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, प्राथमिक लैंगिक अंग की, नंबर 1 की। तो भाई प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण हो। क्या प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं, देखो अब इसमें लिखना है कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। बस इसको हमको बताना है कि भाई देखो जनन में जो थोड़ा सा सहायता करें,
मतलब सॉरी, यहाँ पर प्राथमिक की हो रही है, द्वितीयक की नहीं। तो हमने क्या बताया कि प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। अब भाई युग्मक का किस में निर्माण हो रहा है? हाँ भाई, नर में किस में होता है और मादा में किस में होता है, ये आप तो भली भांति ही जानते हैं। तो भाई अब यहाँ हम मादा पढ़ रहे हैं क्योंकि नर नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग ये वो अंग होते हैं, क्या ये वो अंग होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं, जो युग्मक का निर्माण करते हैं। मादा में क्या, मादा में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है भाई? अंडाशय में। मादा में युग्मक का निर्माण क्या बताए कि भाई मादा में युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। तो अंडाशय को क्या माना गया है? प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। युग्मक का अंडाशय में होता है तो अंडाशय को ही क्या माना गया है? अंडाशय को ही प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। माना गया है। तो भाई हमने क्या बताया कि देखो एकदम सिंपल तरीका है, इतना लिखना आपको है नहीं। हम सीधा सीधा वही बोले हैं कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो युग्मक का निर्माण करें। अब नर में युग्मक का निर्माण वृषण करता था, टेस्टिस करता था, तो टेस्टिस को प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया था। लेकिन हम मादा को किस में कहेंगे? तो मादा में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो अंडाशय को ही प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। बस इतना लिखना है कि भाई लिखना है कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय को माना गया है क्योंकि अंडाशय से ही युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का। बस इतना सा। अब भाई ये बताओ, अब उसमें हमने पढ़ा था कि द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग उसे कहते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करे। बस मतलब पूरा पार्ट उसका नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा सहायता करे, लेकिन उसका भी उसमें रूल रहता है। अगर जब तक उसका रूल नहीं रहेगा तब तक जनन थोड़ी होगा। तो मतलब सबका थोड़ा थोड़ा सा रूल रहता है। तो अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे क्या? दूसरा, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। क्या? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। देखो भाई अब इसमें क्या लिखना है कि इसमें ये लिखना है कि ये द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग निम्नलिखित प्रकार के होते थे। लेकिन उसमें क्या था कि भाई नर वाले में उसमें दो प्रकार के थे, एक सहायक ग्रंथि थी, एक सहायक नलिका थी। लेकिन एजिटिस इसमें नहीं होगा एकदम ऐसे, कि इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा। भाई नर में अलग है, मादा में लैंगिक अंग दो, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग वो अलग होते हैं। तो भाई इसमें क्या आता है, इसमें लिखेंगे आप ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या? ये निम्न लिखित प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक गर्भाशय होता है। क्या? गर्भाशय जिसे क्या कहते हैं? यूटेरस। देखो गर्भाशय को हम एक अदर नाम से जानते हैं, एक अन्य नाम से। भाई अन्य नाम से क्या जानते हैं कि जिसे भाई कभी कभी ये होता है कि पूछ लिया जाता है कि भाई यूटेरस को अदर किस नाम से जानते हैं? गर्भाशय को एक दूसरा नाम हमको बताओ। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में
हमसे पूछ लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको मालूम ही नहीं रहता कि यूटेरस का गर्भाशय को अदर किस नाम से जानते हैं। लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो मालूम होगा ना। देखो, यूटेरस को अदर नाम से क्या कहते हैं, ओम्ब कहते हैं। क्या? ओम्ब, ये अदर नाम है इसका। अब क्या होता है भाई, एक जोड़ी फाइलोपियन ट्यूब पाई जाती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। क्या? एक जोड़ी। अब दूसरा का क्या होता है कि भाई एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है जिसे फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडवाहिनी पाई जाती है। एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। देखो भाई, देखो ये सब क्या है कि ये द्वितीयक या सहायक लैंगिक हैं, वो भी किसके? मादा जनन अंग। ये जनन में थोड़ा सा मतलब थोड़ा का ये सब, इनकी सब की ज़रूरत पड़ती है जनन में। जितना हम लिख रहे हैं इन सब की ज़रूरत पड़ती है जनन में, मादा में। तो पहला नंबर गर्भाशय की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा क्या, एक जोड़ी अंडवाहिनी भी पाई जाती है, इसमें अंडवाहिनी की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर देखो अतिसर का क्या होता है, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है। क्या? एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है जिसे सर्विक्स कहते हैं। क्या? जिसे सर्विक्स कहते हैं। एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है जिसे सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद क्या पाई जाती है भाई, और मादा जनन अंग क्या है, एक वेजाइना पाया जाता है। क्या? चौथा नंबर क्या लिखेंगे, एक वेजाइना पाया जाता है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एक योनि कहते हैं। इसका भी रूल रहता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। तो एक वेजाइना पाया जाता है। अब उसके बाद क्या पाया जाता है भाई, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। क्या? पांचवा, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। एक जोड़ी स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है। तो भाई जब एक जोड़ी स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है, उसके बाद क्या होता है, बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ भी पाई जाती हैं। छठवा क्या होता है कि बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ भी पाई जाती हैं। बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ मतलब कुछ भी, अब आँख कान नाक, बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ भी पाई जाती हैं। देखो, तो अब इस सब को हमने जाना, तो हमने क्या सीखा कि भाई मादा जनन अंग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? जिसमें युग्मक का निर्माण हो। तो मादा में युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है, तो अंडाशय को ही प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना गया है। उसके बाद हमने दूसरा बताया था द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। ये क्या होते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक जोड़ी क्या बताए थे, एक गर्भाशय होता है जिसे यूटेरस या वाम कहते हैं, और एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, फालोपियन ट्यूब। अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से ड्रा करेंगे तो आपको उसमें सब हम बताएंगे कि ये क्या होता है। हाँ, ये अंडवाहिनी कहाँ होती है, यूटेरस कहाँ होता है, उसके बाद सर्विक्स कहाँ होते हैं, ये वेजाइना कहाँ होता है। हाँ, ये सब हम आपको दिखाएंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से ड्रा करके आपको दिखाएंगे ये सब होता कहाँ है। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि एक वेजाइना होती है, और क्या होता है कि एक जोड़ी सर्विक्स बताए थे। फिर उसके बाद हमने बताया कि एक जोड़ी स्तन ग्रंथि भी बताए थे। उसके बाद बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ बताए थे। इस सब को हमने जाना। अब हम आते हैं कि भाई मादा जनन अंग मुख्य रूप से उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो मादा जनन अंग मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, तो किस प्रकार से जनन होता है, कहाँ से कैसे, उसको हम देखेंगे। तो इसके बाद इसको आप नोट करिएगा, इतना नोट करने के बाद आप हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या?
अब इतना नोट करने के बाद फिर जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लोग नीचे संरचना डालेंगे, स्ट्रक्चर डालेंगे, तो जो हम बोलेंगे, क्या जो हम बोलेंगे, जितना हम आपको समझाएंगे उस हिसाब से आप उतना सोच सोच कर उसको लिखना है अपने नोट्स बुक में। तो आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद अगले हम वीडियो पे चलते हैं। नोट करें भाई। देखो आपको तेज़ लगे तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके उसके बाद तब आगे बढ़िएगा। तो फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अगले पे। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो ठीक है, चलते हैं अब। देखो हमने क्या कहा कि भाई जब तक आप एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और आप अगर एक नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्लस बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ आप एंट्रेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप अगर नोट्स बनाए रहेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो तभी आपको रहेगा। देखो हिंदी मीडियम से है, यूपी बोर्ड से, क्योंकि हिंदी मीडियम से कभी कोई पढ़ाता नहीं जल्दी से, तो इंग्लिश ही मीडियम से सब छापते रहते हैं, हाँ, बताते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या होते हैं कि वो हाई स्कूल 11th-12th पास किए, उसके बाद उनको फिर से जब किसी एंट्रेंस की तैयारी देने जाएंगे तो हालांकि देखो वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन आप अभी से थोड़ा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश क्या होती है उसका टर्मोलॉजी यूज़ करना है आपको, टर्मोलॉजी। तो भाई आप अगर टर्म याद रखेंगे तो आपको इसकी हेडिंग भी समझ में आएगी। उसका टर्म मतलब वो हेडिंग जो होती है, बस उसी को इंग्लिश याद रखना है, तो इस सब को आपको समझ में आएगा। तो जब आप हिंदी में ही समझें तो हिंदी में समझिए। देखो पेपर क्या होता है, बाई लैंग्वेज बनता है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश। आपको जो अटेंड कर रहता है तो आप वही अटेंड करिए, वही लैंग्वेज यूज करिए, ये आपको परेशान नहीं होना इसमें। तो देखो अब हम क्या बताने वाले थे कि हाँ स्ट्रक्चर। देखो भाई ये क्या होता है कि अब मादा जनन अंग बनाएंगे, क्या मादा जनन अंग बनाएंगे। देखो अपने हिसाब से बना लेना, बाकी हमसे सही नहीं बन रहा है उतना। अब ये देखो भाई, ये क्या हो गया, एक कंप्लीट मादा जनन अंग हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि भाई मादा जनन अंग में क्या क्या होता है। देख भाई मादा जनन अंग में एक गर्भाशय होता है, क्या होता है, एक गर्भाशय होता है। देखो इसको हम मिटा देते हैं, आप इस हेडिंग को नोट ही किए होंगे, तो इसको हम मिटा ही देते हैं। देखो क्या बताए कि भाई मादा जनन अंग में एक गर्भाशय होता है। देखो ये क्या है, गर्भाशय है, क्या है, गर्भाशय है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूटेरस, या अदर किस नाम से जानते हैं, ओम के नाम से जानते हैं। यूटेरस किसे कहते हैं, यूटेरस। तो होता क्या है भाई, यूटेरस है।
तो भाई अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये क्या है, ये सर्विक्स है। क्या है, सर्विक्स जिसे कहते हैं। सर्विक्स मतलब क्या, ग्रीवा। क्या है, ग्रीवा है। तो हमने बताया था कि मादा जननांग में सर्विक्स होती है एक जोड़ी। देखो एक इधर है और एक इधर है, एक जोड़ी सर्विक्स होती है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि एक जोड़ी क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। ये क्या है, अंडवाहिनी है। क्या है, अंडवाहिनी है। एक जोड़ी होती है भाई, देखो एक ये है और एक ये है, दो है ना। तो एक जोड़ी अंडवाहिनी बताए थे, क्या, फाइलोपियन ट्यूब कैसे कहते हैं, फाइलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं। अब क्या बताए थे भाई, उसके बाद बताए थे कि एक जोड़ी अंडाशय होता है। देखो एक ये और एक ये, दो हुआ ना अंडाशय, क्या, ओवेरी जैसे कहते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडाशय हुआ। अब क्या बताए कि भाई जब एक जोड़ी अंडाशय होता है तो उसमें क्या होता है, एक वेजाइना भी होता है। ये क्या है, ये योनि है, मतलब कि क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं इसे, वेजाइना है। अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि भाई अब इसको देखना है कि ये अंडाशय के बगल में क्या स्थित रहता है, फिम्बरी। अंडाशय के बगल में फिम्बरी स्थित रहता है। ये जो देखो, ये हमारे पंजे के आकार की जो मुट्ठी नहीं, पंजे जैसे देखो, पंजे है ना, बना है ना या ऐसे पंजे। तो ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर है जिग जैग की तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी। फिम्बरी मतलब झालर, हिंदी में क्या कहते हैं, झालर। हिंदी में झालर कहते हैं, इंग्लिश में फिम्बरी कहते हैं। अब होता क्या भाई, फिम्बरी के जो होता है, फिम्बरी के ऊपर क्या पाया जाता है, देखो फिम्बरी के थोड़ा आगे क्या पाया जाता है, इनफंडीबुलम जिसे क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। इनफंडीबुलम पाया जाता है जिसे कीपक कहते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। देखो यहाँ पर ये तो अंडवाहिनी हो गई। तो अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या पाया था, इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। तो भाई इनफंडीबुलम हिंदी में क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीपक। अब इनफंडीबुलम के आगे क्या पाया जाता है, इनफंडीबुलम के ऊपर एम्पुला पाया जाता है। देखो भाई अभी तक हमने क्या बताया कि अंडवाहिनी जो होती है वो, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो हमने क्या बताया कि अंडाशय के बगल में जो स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, अंडाशय के बगल में जो स्थित रहता है ये अंडाशय है। अब इसके बगल में जो स्थित रहता है इसे क्या कहते हैं, फिम्बरी या झालर कहते हैं। उसके थोड़ा ऊपर क्या स्थित रहता है, ये इनफंडीबुलम जिसे कीपक कहते हैं। अब इनफंडीबुलम के ऊपर क्या स्थित रहता है, एम्पुला जिसे तुम्बिका कहते हैं। अब एम्पुला के ऊपर क्या स्थित रहता है, स्थमस जिसे क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं। तो ये होता है कि भाई अब संकीर्ण पथ होता है तो उसमें क्या होता है कि अब ये होता है कि भाई ये अंडवाहिनी के 4 भाग हैं। क्या, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। अंडाशय के बगल में जो स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, देखो अंडाशय के बगल में क्या स्थित है, ये अंडाशय है और इसके जस्ट बगल क्या है, फिम्बरी है ना, ये फिम्बरी। तो अंडाशय के बगल में फिम्बरी स्थित रहता है जिसे झालर कहते हैं। और गर्भाशय के बगल में क्या स्थित है, स्थमस जिसे संकीर्ण पथ कहते हैं। ये होता है। अब आगे क्या लिखना है कि भाई अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। क्या, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु मादा युग्मक होते हैं। अब अंडाणु क्या होता है कि भाई अंडाणु फिम्बरी के द्वारा क्या होते हैं, पकड़ लिया जाए। आगे बढ़ते हुए जो ये फिम्बरी होता है, ये अंडाणु जो होता है, देखो अब इसमें क्या होता है, अंडाणु होते हैं ये। तो ये क्या होता है, अंडाणु, अंडाणु होते हैं। तो यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, तो यहाँ भी अंडाणु होता है। तो ये जो अंडाणु होता है ये फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। ऐसे मतलब होता है ना अंडाणु, तो फिम्बरी के द्वारा जैसे पंजा होता है तो ऐसे ऐसे इसको पकड़ लिया जाता है। तो जब पकड़ लिया जाता है तो वो आगे बढ़ते हुए कहाँ पर जाएगा, इनफंडीबुलम, यहाँ पर इनफंडीबुलम के ऊपर। तो मान लो ये ये पंजा हुआ, पंजे के द्वारा जब फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया, तो फिम्बरी के द्वारा जब पकड़ लिया तो वहाँ पर
इनफंडीबुलम होता है। तो इनफंडीबुलम के मतलब यहाँ आ जाता है, कहाँ पर, इनफंडीबुलम के पास। अब क्या होता है, अंडाणु धीरे धीरे बढ़ते हुए इनफंडीबुलम से कहाँ पर जाता है, एम्पुला की तरफ। तो एम्पुला की तरफ गया, तो एम्पुला से कहाँ जाएगा, इस्थमस की तरफ। तो यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है कि अगर भाई स्पर्म की एंट्री हुई है, निषेचन की क्रिया हुई है, तो स्पर्म क्या हो गया, ट्रेवल करते हुए एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर आएगा। क्या, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर आएगा। तो भाई एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन इस पार्ट को कहते हैं, क्या, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। अब क्या होता है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, भाई चाहे यहाँ पर इसको कहो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन और चाहे यहाँ पर कहो, दोनों एक ही भाग हैं। मतलब चाहे यहाँ पर होता है निषेचन तभी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, स्पर्म ऐसे घूम के यहाँ पर जाएगा। अगर अंडाणु यहाँ आया तो यहाँ जाएगा, अगर अंडाणु यहाँ आया तो यहाँ जाएगा, तो सेम जगह है। तो अगर स्पर्म की एंट्री हुई है, निषेचन की क्रिया हुई है, तो स्पर्म क्या हुआ, मूव करते हुए यहाँ आएगा। अगर निषेचन की क्रिया हुई है तो स्पर्म क्या हुआ कि मूव करते हुए कहाँ जाएगा, अंडाणु के पास। तो स्पर्म मूव करते हुए एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुँचेगा। और चूँकि पहले से ही अंडाणु एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर इंतजार कर रहा है कि कोई स्पर्म आए और वो मिलकर एक कम्प्लीटली युग्मज का निर्माण करे। तो जब कम्प्लीटली युग्मज का निर्माण करेगा उसके बाद एक भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से एक नया संतान बनाएगा। तो अंडाणु पहले से ही एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर इंतजार करता रहता है और निषेचन की क्रिया जब हुई है तो स्पर्म मूव करते हुए पहुंचेंगे कहाँ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुंचेंगे और वहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक युग्मनज बनाएंगे। और युग्मनज बनाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनाएंगे। तो धीरे धीरे विकसित होकर जब भ्रूण बनाएंगे तो भ्रूण से क्या होगा कि एक नया संतान होगा। बस इसी से इतना ही प्रोसेस होता है कि एक मादा जनन अंग में क्या क्या होता है। इसी से एक कंप्लीटली शिशु का निर्माण होता है। बस इतना ही आपको समझना है और आपको इसमें कुछ भी नहीं समझना है। देखो अगर नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझाते हैं कि भाई मादा जनन अंग में क्या होता है कि मादा जनन अंग में एक गर्भाशय होता है। ये देखो एक गर्भाशय होता है। आपको ऐसे लिखना है, पहले स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको लिखना है नीचे क्या, संरचना, संरचना या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो अब नीचे स्ट्रक्चर में क्या लिखना है कि भाई स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, बनाने के बाद नीचे डालेंगे हेडिंग संरचना स्ट्रक्चर। तो उसके बाद इसमें लिखना क्या है कि मादा जनन अंग में एक गर्भाशय होता है और एक जोड़ी क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय ग्रीवा है ना, एक इधर एक ये, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा होती है तथा एक क्या होता है, एक वेजाइना होती है और एक जोड़ी स्तन ग्रंथि भी होती है। और उसके बाद एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय होता है। ये एक जोड़ी अंडाशय होता है तथा एक जोड़ी अंडवाहिनी भी होती है। देखो एक ये जो पूरी गई है इस तरह की संरचना ऐसे जो बनी है और एक संरचना ये ऐसे जो बनी है। तो एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अंडाशय के बगल में जो स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ये देखो अब फिम्बरी क्या होता है, फिम्बरी के ऊपर क्या स्थित रहता है, इनफंडीबुलम स्थित रहता है, जिसे कीपक कहते हैं। तो कीपक के ऊपर क्या स्थित रहता है, एम्पुला कहते हैं, जिसे तुम्बिका कहते हैं हिंदी में। तो एम्पुला के ऊपर क्या स्थित रहता है, इस्थमस, जिसे संकीर्ण पथ कहते हैं। इतना लिखने के बाद फिर से लिखिएगा आप स्टार बना के कि भाई अंडाशय के बगल में फिम्बरी स्थित रहता है और गर्भाशय के बगल में गर्भाशय के बगल में ये संकीर्ण पथ स्थित रहता है, जिसे इस्थमस कहते हैं। इतना लिखे भाई स्टार बना के। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सब ये स्ट्रक्चर बोल रहा है। कैसे कि इन्होंने कहा कि अंडाशय के बगल में क्या स्थित रहता है, फिम्बरी। देखो ये अंडाशय है, इसके बगल में फिम्बरी स्थित रहता है और गर्भाशय के बगल में क्या स्थित है, ये बगल वाला, ये क्या है, इस्थमस, जिसे संकीर्ण पथ कहते हैं। फिर उसके बाद आप पॉइंट बना के लिखिएगा कि
अंडाशय में, इसमें ये अंडाशय है ना, ये वाला, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हुआ, मतलब 1 महीने में एक ही। आप जब मैचुरेशन साइकिल पढ़ेंगे तो आपको उसमें एकदम विस्तार से जानेंगे कि अंडाणु कहाँ पर निर्माण हो रहा है, इस वाले अंडाशय में कि इस वाले। तो मतलब 1-1 महीने के गैप पर होता है कि 1 महीने में इस वाले में अंडाणु का निर्माण हुआ। मान लो कि इस वाले मंथ में इस अंडाणु का इसमें निर्माण हुआ, तो अगले वाले मंथ में इसमें भी हो सकता है। तो ये कोई निश्चित नहीं रहता है। क्या होता है कि भाई ये निश्चित नहीं रहता है कि किस तरह के अंडाणु, मतलब किस में, चाहे 1 महीने में इसमें आ जाए, दूसरे महीने इसमें आ जाए, तो ये चेंज होता रहता है तो फीमेल के अंदर। तो अब क्या होता है कि भाई अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु मादा युग्मक है। अब अंडाणु फिम्बरी के द्वारा, ये बताया था ना, अंडाणु फिम्बरी के द्वारा, ये फिम्बरी है, ये जो ऐसे जिग जैग की तरह है टेढ़ी मेढ़ी संरचना, फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो फिम्बरी से होते हुए अंडाणु आएगा इन्फंडिबुलम, मतलब कीपक की जगह। तो कीपक की जगह आने के बाद, स्थान पर आने से, तो उसके बाद आएगा कहाँ, उसके बाद एम्पुला आएगा। तो अंडाणु कहाँ जाएगा, एम्पुला यानी तुम्बिका जिसे कहते हैं, उस स्थान पर पहुँचेगा। तो तुम्बिका से होते हुए, एम्पुला से होते हुए अंडाणु कहाँ जाएगा, इस्थमस, संकीर्ण पथ पर। तो वहीं पर क्या होता है, एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन होता है। तो अंडाणु वहीं पर जाके रुक जाता है। तो अंडाणु वहीं पर जाके रुक जाता है। तो उसके बाद जब इस निषेचन की क्रिया हुई है, स्पर्म की एंट्री, जब निषेचन की क्रिया हुई है, तो स्पर्म की एंट्री जब हुई है, तो स्पर्म क्या होता है, मूव करते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन पर। ये एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन ये है और ये है, 2 जगह। तो ये क्या होते हैं, जब पहुँच जाते हैं स्पर्म, तो क्या होता है कि अंडाणु और स्पर्म, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक नया युग्मनज बनाते हैं। तो क्या होता है, ये नया युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनाता है, और भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर एक नया संतान बनाता है। बस इतना ही आपको समझना है इस वाले टॉपिक में, और जो होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमको लगता है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी से ही समझ में आया होगा। देखो एकदम हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहे हैं, कोई इसमें इंग्लिश का, देखो इंग्लिश यूज कर रहे हैं सिर्फ टर्मोलॉजी। तो अगर आप तक जब टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेंगे तब तक आपको पढ़ने से फ़ायदा ही क्या है। तो आप एक अच्छी सी एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप इसे नोट करिए, जितना हम बताए हैं स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप स्ट्रक्चर संरचना हेडिंग डालिएगा। उसके बाद जितना हम बोले हैं, जितना आप के माइंड में घुसा है, हाँ, जितना आपको याद हुआ है कि हाँ मेरे माइंड में ये सब चीज़ एग्जार्ब हो गई हैं, तो आप उसको सोच सोच कर अपने नोट्स बुक में लिखिएगा। अब क्या होता है भाई, अब हम देखो हमारे क्वेश्चन का जवाब है, 2-3-4 क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ भाई, नर जनन अंग में प्राथमिक लैंगिक अंग किसे माना गया है, और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कितने भाग होते हैं, ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये बताओ कि मादा जनन अंग में प्राथमिक लैंगिक अंग किसे माना गया है, और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कितने प्रकार के होते हैं मादा जनन अंग में। ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन ये बताना है आपको कि भाई ये बताओ कि अंडाणु और शुक्राणु, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक किस स्थान पर मिलते हैं। अंडाणु और शुक्राणु मादा जनन अंग में किस स्थान पर मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो इन 5 क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में अगर देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब, तब तो लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, अन्यथा नहीं लगता कि आप पढ़ ही रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे जो कि पार्ट नंबर 4 होगा।